आज हम एक कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं। कहानी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास सीमाएं टूटती हैं की। हमारे पास इस उपन्यास का एक सार है जो इसकी नब्ज पकड़ता है, और हमारा इरादा साफ है, ये समझना कि समाज, रिश्ते और खुद हमारे मन के अंदर खींची वो अदृश्य सीमाएं या बाड़ें होती क्या हैं, और जब ये टूटती हैं तो असल में बिखरता क्या है और बनता क्या है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उपन्यास सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये असल में उन दीवारों की कहानी है जिन्हें हम रोज़ देखते हैं पर पहचानते नहीं। जाति की दीवार, सही गलत की दीवार, इज्जत की दीवार। दिलचस्प बात यह है कि शुक्ल जी सिर्फ समाज की बनाई सीमाओं पर नहीं रुकते। वो उस अदृश्य रेखा की बात करते हैं जो हर इंसान अपने अंदर खींचता है। और कहानी का असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया की ये सीमाएं एक दूसरे से टकराकर टूटने लगती हैं। चलिए कहानी के मुख्य किरदार से शुरू करते हैं। रघुवीर, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से वो गांव का एक पढ़ा लिखा सीधा साधा नौजवान है। उसे लगता है कि दुनिया बड़ी सीधी सपाट है, मेहनत करो, ईमानदार रहो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात खटकती है, वो पढ़ा लिखा है फिर भी इतना भोला। क्या ये उसका भोलापन है, या फिर हमारी शिक्षा हमें असल दुनिया के लिए तैयार ही नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। उपन्यास इसी बात पर चोट करता है कि किताबी ज्ञान और दुनिया की हकीकत में बहुत बड़ा फासला है। रघुवीर ने सिद्धांत पढ़े हैं, नैतिकता की बातें पढ़ी हैं, लेकिन उसने समाज की अनकही राजनीति नहीं पढ़ी। अनकही राजनीति। हाँ, गांव में नियम लिखे नहीं होते, वो हवा में होते हैं। कौन किससे बात करेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, किसकी इज्जत कितनी है, ये सब तय होता है। और रघुवीर इस खेल में एकदम अनाड़ी है। उसकी एक छोटी सी चूक और कानाफूसी का बाजार गर्म हो जाता है। ये उसका पहला झटका है, जिसे हम रियलिटी चेक कहते हैं। मतलब उसका आदर्शवाद पहली बार असलियत की चट्टान से टकराता है। उसे लगता होगा कि नियम सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि नियम बनाने वाले और तोड़ने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिनके हाथ में ताकत होती है। सीमाएं दूसरों के लिए होती, खुद के लिए नहीं। अच्छा, ये एक क्लासिक टकराव है, एक अकेले इंसान का पूरी व्यवस्था के खिलाफ। और यहीं से उसके मोहभंग की शुरुआत होती है, जब उसे एहसास होता है कि जिस समाज को वो अपना समझ रहा था, वो असल में उसे एक खास दायरे में कैद रखना चाहता है। ये तो हुई समाज की बात। लेकिन मेरे ख्याल से असली लड़ाई तो रघुवीर के मन के अंदर शुरू होती है, खासकर जब कमला उसकी जिंदगी में आती है। सार में कमला को एक साहसी और संवेदनशील महिला बताया गया है। उनके रिश्ते में एक खिंचाव है, लेकिन उसे समाज का ताना बाना चारों तरफ से जकड़े हुए है। आपने सही नब्ज पकड़ी है। रघुवीर और कमला का रिश्ता ही इस कहानी का मुख्य युद्ध क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहीं पर समाज के सारे एब्स्ट्रैक्ट नियम, सारे सिद्धांत एक बहुत ही निजी और भावनात्मक शक्ल ले लेते हैं। कमला आजाद ख्यालों की है, वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, और गांव के तथाकथित संस्कारी लोगों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। वो उस सीमा को चुनौती देती है जो एक औरत के लिए खींची गई है, कि उसे कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए। और इसका दबाव सिर्फ बाहर से नहीं आता होगा। सार में 3 तरफ के दबाव का जिक्र है, समाज, परिवार और खुद रघुवीर का मन। ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ वो कमला की तरफ खिंच रहा है और दूसरी तरफ उसे 4 लोग क्या कहेंगे वाला डर भी खा जा रहा है। हाँ, और ये 4 लोग वाला डर सिर्फ बाहरी नहीं है। ये डर असल में इस बात का है कि कहीं हम खुद उन 4 लोगों में से एक तो नहीं है। रघुवीर के अंदर सालों से जो सही गलत की परिभाषाएं भरी गई हैं, वो उसे कचोटती हैं। अच्छा, क्या कमला के साथ उसका रिश्ता नैतिक है? क्या वो समाज के खिलाफ जाकर सही कर रहा है? ये उसके लिए सिर्फ एक सामाजिक विद्रोह नहीं है, ये गहरी नैतिक दुविधा बन जाती है। यहीं पर कहानी ये सवाल उठाती है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं, क्या वो कोई पत्थर की लकीर है या सिर्फ समय और समाज के हिसाब से बदलती रहती है? और मुझे लगता है कि कमला का किरदार सिर्फ रघुवीर को बदलने के लिए एक वजह नहीं है। वो खुद भी तो इन सीमाओं से लड़ रही है। उसका संघर्ष शायद रघुवीर से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास एक पुरुष होने का सामाजिक कवच भी नहीं है। बिल्कुल, कमला की लड़ाई दोहरी है। उसे न सिर्फ बाहरी समाज से लड़ना है, बल्कि उस सोच से भी लड़ना है जो औरतों को सिखाती है कि उनकी खुशियां और फैसले हमेशा दूसरों पर निर्भर होने चाहिए। उसका साहस रघुवीर को प्रेरित भी करता है और डराता भी है। प्रेरित भी और डराता भी। हाँ, प्रेरित इसलिए करता है क्योंकि वो उस आज़ादी को जी रही है जिसके बारे में रघुवीर सोच भी नहीं सकता।
और डराता इसलिए है क्योंकि उस आज़ादी की एक सामाजिक कीमत है और रघुवीर को डर है कि वो कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे कमला के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है, रघुवीर की आंखों पर बंधी पट्टियां भी खुलने लगती हैं। सार में कुछ चीजें साफ तौर पर बताई गई हैं। उसे दिखने लगता है कि नेता कैसे सिद्धांतों का मुखौटा पहनकर सिर्फ सत्ता का खेल खेलते हैं। हाँ, और ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उसे धर्म और नैतिकता का खोखलापन भी नजर आने लगता है। वो देखता है कि कैसे लोग धर्म की दुहाई देकर अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। इज्जत और परंपरा की बातें करके औरतों और गरीबों की आवाज को दबाया जाता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उसे एहसास होता है कि ये पूरा ढांचा, जिसे समाज कहा जाता है, असल में कुछ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए बनाया गया एक जाल है। सीमाएं ज्ञान या सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए बनाई गई हैं। ये किसी भी आदर्शवादी इंसान के लिए दुनिया उजड़ने जैसा अनुभव होगा। ये मानना कि जिन मूल्यों पर आप हमेशा यकीन करते आए वो असल में एक धोखा है। बिल्कुल, इसी को हम अंग्रेजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आपकी मान्यताएं और हकीकत के बीच का अंतर इतना बढ़ जाए कि आपका दिमाग उसे बर्दाश्त न कर पाए, तब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हकीकत से मुंह मोड़ लो या अपनी मान्यताओं को तोड़कर एक नई समझ बनाओ। और रघुवीर दूसरा रास्ता चुनता है। हाँ, वो दूसरा रास्ता चुनता है। ये रास्ता दर्दनाक है क्योंकि इसमें उसका भोलापन, उसका दुनिया पर भरोसा सब टूटकर बिखर जाता है। लेकिन इसी बिखराव से एक ज्यादा मजबूत और यथार्थवादी सोच का जन्म होता है। वो अब दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा उसे सिखाया गया था, बल्कि वैसा देखता है जैसी वो है, जटिल, कॉन्ट्रडिक्टरी और अक्सर अन्यायपूर्ण। तो अब तक लड़ाई बाहर थी, रघुवीर बनाम गांव, रघुवीर बनाम व्यवस्था। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लड़ाई बाहर से सिमटकर उसके अंदर चली जाती है। सार में एक बहुत गहरी बात लिखी है। आदमी की असल परीक्षा तब होती है जब उसकी भीतर की सीमाएं टूटती हैं। इसका असल मतलब क्या है? ये इस कहानी का दिल है। देखिए, समाज की आलोचना करना, नेताओं को भ्रष्ट कहना, ये सब फिर भी आसान है, हम सब करते हैं। हाँ। मुश्किल काम है अपने गिरेबान में झांकना। रघुवीर को एहसास होता है कि जिन बुराइयों जैसे कि डर, पूर्वाग्रह, स्वार्थ वो समाज में देख रहा है, उनका एक छोटा सा हिस्सा उसके अंदर भी जिंदा है। ओह। समाज के दोहरे मापदंडों पर गुस्सा करना एक बात है और अपने अंदर के दोहरे मापदंडों का सामना करना बिल्कुल दूसरी। मतलब क्या वो ये स्वीकार कर पाता है कि वो भी उसी सामाजिक कंडीशनिंग का हिस्सा है जिससे वो नफरत करता है? यही उसकी असली चुनौती है। बाहरी सीमाओं को लांघना एक तरह का विद्रोह है जिसमें एक हीरो वाली भावना आ सकती है, लेकिन भीतरी सीमाओं को तोड़ना एक बहुत ही अकेली और उथल-पुथल वाली प्रक्रिया है। इसमें आपके सारे विश्वास हिल जाते हैं। आपको खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं असल में कौन हूं? क्या मेरे विचार मेरे अपने हैं या समाज ने मुझे दिए हैं? जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या वो प्यार है या सिर्फ एक आकर्षण? क्या मैं बहादुर हूं या सिर्फ हालात मुझे बना रहे हैं? ये एक पहचान का संकट है। जब आपकी भीतरी सीमाएं टूटती हैं तो आप एक तरह से नंगे हो जाते हैं। आपके पास समाज के दिए हुए मुखौटे नहीं बचते। और शायद यही वो पल है जहां इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब आप क्या फैसला लेते हैं? बिल्कुल, और कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यही है। ये दिखाती है कि व्यक्तिगत विकास कोई सीधी रेखा में नहीं होता। ये गंदा है, कंफ्यूजिंग है और अक्सर दर्दनाक है। रघुवीर समाज की सीमाओं को तोड़कर हीरो नहीं बनता, वो अपनी भीतरी सीमाओं से जूझकर इंसान बनता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है। तो कहानी का अंत कैसा होता है? क्या रघुवीर और कमला मिलकर समाज को बदल देते हैं? कोई इनकलाब आता है? नहीं, और यही इस उपन्यास की खूबसूरती और सच्चाई है। इसमें कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं है। श्रीलाल शुक्ल यथार्थवादी लेखक हैं। वो झूठी उम्मीदें नहीं बेचते। रघुवीर ये कड़वी हकीकत मान लेता है कि वो अकेले पूरी दुनिया की बाहरी सीमाओं को नहीं बदल सकता। ये बहुत मुश्किल है। तो फिर जीत क्या है? क्या कहानी हार पर खत्म होती है? नहीं, जीत होती है, लेकिन उसका रूप अलग है। असली जीत अपनी भीतरी सीमाओं को तोड़ने में है, अपनी सोच पर लगी बाड़ को हटाने में, अपने डर से आगे निकलने में। रघुवीर दुनिया को नहीं बदल पाता, लेकिन वो खुद को बदल लेता है। और कमला? वो भी किसी हीरो का इंतजार नहीं करती। वो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी राह खुद बनाती है, अकेले। वो अपनी लड़ाई की हीरो खुद है। और अंत में दोनों कुछ अहम सबक सीखते हैं। जैसा कि सार में बताया गया है, नैतिकता हमेशा सफेद या काली नहीं होती। उसके बीच में एक बहुत बड़ा स्लेटी हिस्सा होता है। प्रेम हमेशा आजाद नहीं करता, कभी कभी वो बोझ भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, समाज तब बदलता है जब उसकी सीमाएं टूटती हैं, लेकिन एक इंसान तब बदलता है जब उसकी अपनी सीमाएं टूटती हैं। बिल्कुल।
इसीलिए सार में लिखा है कि कहानी का अंत पाठक को एक थोड़ा उदास पर बहुत सच्चा एहसास देता है। उदास इसलिए क्योंकि दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है, और सच्चा इसलिए क्योंकि यह हमें बताता है कि असली और टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंदर से बाहर। हाँ, आप बाहर की दुनिया से लड़कर थक सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मन की बेड़ियों को तोड़ दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। यही असली मुक्ति है। तो सीमाएं टूटती हैं सिर्फ एक उपन्यास की कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम सब किसी न किसी सीमा में जी रहे हैं। कुछ समाज ने बनाई है और कुछ हमने खुद। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परंपरा और आधुनिकता, व्यक्ति और समाज, प्यार और कर्तव्य के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। और अंत में ये कहानी खुद के सच का सामना करने और एक नई मुश्किल राह बनाने की हिम्मत के बारे में है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये कहानी एक गुजरे हुए ज़माने के ग्रामीण भारत की सीमाओं की बात करती है। आज की इस डिजिटल आपस में जुड़ी हुई दुनिया में वो नई अदृश्य सीमाएं कौन सी हैं जो हम बना रहे हैं। सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स, विचारधाराओं के बुलबुले, ऑनलाइन पहचान की सीमाएं। क्या ये नई दीवारें उन पुरानी दीवारों से किसी भी मायने में कम मजबूत या कम खतरनाक हैं जिनका सामना रघुवीर और कमला ने किया था? ये सोचने वाली बात है।